तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी। तो आज से मैं आप सभी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ लेकर आने वाली हूं और आज है डे 1। तो मॉडर्न हिस्ट्री को हिंदी में बोला जाता है आधुनिक इतिहास। तो जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या जो भी हिस्ट्री के रिगार्डिंग अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो वो इन सीरीज़ को देखकर बहुत ईजी तरीके से अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, और वो भी बहुत कम टाइम में। मैं आपको रोज़ एक 10 मिनट की सीरीज़ दूंगी। आप डे बाय डे अपनी नॉलेज को खुद ही इंक्रीज़ देखा पाएंगे। बट शर्त ये है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना पड़ेगा, और जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज़ सारे मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। कोई भी गलती अगर हो रही है उसको बताइए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ध्यान रखूँ। तो आज है डे 1। तो मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने से पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जब हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में, तो जो हिस्ट्री है इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जितने भी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स होंगे दे ऑल नो कि जो हिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: एंशिएंट, मिडेवल एंड मॉडर्न। तो जो एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री में प्राचीन भारत आता है, मिडेवल हिस्ट्री में मध्य भारत आता है, और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें आधुनिक भारत आता है। आधुनिक भारत में कहाँ से कहाँ तक का समय आता है? आधुनिक भारत एक्चुअल में तो 1498 से शुरू होता है, बट जो हम उसे देखते हैं वो ब्रिटिशर्स का जो आगमन होता है। जब ब्रिटिशर्स आते हैं, अपना शासन स्थापित करते हैं भारत में, और शासन जो करते हैं वो अपना 200 सालों का, उसके बाद जो हमें आज़ादी मिलती है तब तक का टाइम हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ब्रिटिशर्स कैसे आए, उन्होंने कैसे शासन किया, कैसे अपना पावर्स उन्होंने बनाई इंडिया के अंदर, और किस तरीके से वो धीरे धीरे करके उनकी पावर्स कम हुई, उनकी पावर में डिक्लाइन आना शुरू हुआ, और वो किस तरीके से उन्हें इंडिया से जाना पड़ा और हमें आज़ादी मिली, और उसके बाद हमारा जो देश है वो आज़ाद हो गया। तब तक की जो बातें हैं वो हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। देखो 1498 से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री 1489 से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री अप्रॉक्स शुरू होती है। ठीक है। तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री में हम जो पढ़ते हैं पुर्तगालियों के बारे में पढ़ते हैं। पुर्तगालियों के बारे में इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि सबसे पहले जो भारत से ट्रेड करने आए थे वो पुर्तगाली लोग ही थे। पुर्तगालियों के बाद हमारे डच आए थे, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स के बाद डेनिश आए थे, और उसके बाद हमारे फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, जो फ्रांस के लोग थे। तो ये एक ऑर्डर में आए थे, और ये जितने भी थे दे ऑल आर यूरोपियंस। ठीक है। तो यूरोपियंस क्यों भारत के साथ ट्रेड कर रहे थे, वो आए क्यों थे एक्चुअल में? देखो ऐसा था कि उस टाइम जो भारत था उसे सोने की चिड़िया बोला जाता था। ठीक है, बहुत सारे उसके पास मसाले, बहुत सारा सोना, तरह तरह की चीज़ें थी, खेती अच्छी होती थी, सारी चीज़ों से भरपूर था, सारे गुण थे इंडिया के अंदर। तो सब पूरा विश्व को वो अट्रैक्ट करता था अपनी तरफ। ठीक है, सब उसके साथ ट्रेड करना चाहते थे और मुनाफा कमाना चाहते थे, व्यापार करना चाहते थे। ठीक है। तो सबसे पहले जो व्यापार करने आए थे भारत के साथ वो पुर्तगाली लोग आए थे, उसके बाद हमारे डैनिश लोग आए थे, फिर ब्रिटिशर्स आए थे, फिर डच आए थे, और उसके बाद फ्रांस से लोग आए थे। और ये जितने भी थे ये सारे यूरोप के लोग थे। अब यूरोप के लोग जो थे वो क्यों आए थे? किसी और के साथ उन्होंने क्यों नहीं किया, इंडिया के साथ ही क्यों किया? देखो इनका एक स्पेसिफिक रीज़न ये था यूरोपियंस का। देखो जब यूरोपियंस की बात आए तो हमारे पुर्तगाली, ब्रिटिशर्स, डच, डेनिश बोलते हैं डेनमार्क के लोगों को, और डच बोलते हैं नीदरलैंड के लोगों को। ठीक है। और फ्रांस, जितने भी लोग हैं ये सारे अगर यूरोपियन बोलेंगे तो इन सब के बारे में ही बात होगी। और अगर किसी स्पेसिफिक का नाम लेंगे, लाइक हमने ब्रिटिशर्स बोला या पुर्तगाली बोला, तो सिर्फ उनके बारे में ही बात करें। बट अगर हम यूरोपियन की बात करेंगे तो यूरोपियन में ये सारे देश आ जाएंगे। ठीक है। तो ये आए क्यों थे? यूरोपियंस जो थे ये आए क्यों थे? ये इसीलिए आए थे क्योंकि देखो एक तो इंडिया से पूरा विश्व ट्रेड करना तो चाहता ही था, पर इनका एक स्पेसिफिक रीज़न ये था कि जो यूरोप है, यूरोप में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है। इस वजह से क्या होता है, वो खेती नहीं कर सकते, वो क्रॉप्स का कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, वो फसल नहीं उगा सकते हैं। इस वजह से उन्हें खाने के लिए
वहाँ पे जो सामान है वो लिमिटेड है। अब देखो क्योंकि वो फसल तो उगा नहीं सकते, ये तो नेचुरल चीज़ है। बट ये नेचुरल चीज़ है, लेकिन जब भी वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है तो वो फसल नहीं उगा सकते, तो वो क्या करते हैं, फ्लैश खाते हैं एनिमल्स का फ्लैश, यानी कि मांस खाते हैं, वो जानवरों का मीट खाते हैं। अब उनके पास क्या है, देखो जानवर लिमिटेड है तो उनका मीट भी लिमिटेड होगा। अब जब वो फसल उगा नहीं सकते तो उसके अलावा उनके पास और कोई खाना भी नहीं है खाने के लिए, ठीक है। तो उन्हें क्या करना था, उन्हें किसी ऐसे चीज़ की ज़रूरत थी जो उनके उस लिमिटेड स्टॉक ऑफ फूड को वो प्रिज़र्व कर सके, उसे कई दिनों तक चला सके। तो ऐसी चीज़ थी मसाले जो होते हैं वो खाने की चीज़ों को प्रिज़र्व करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, जिससे कि वो बहुत टाइम तक चल जाती हैं। अब क्योंकि यूरोपियंस के पास लिमिटेड स्टॉक था, क्यों था लिमिटेड स्टॉक, क्योंकि वो खेती तो कर नहीं सकते, और खेती कर सकते हैं तो उनके पास कभी भी खेती करो कभी भी खाओ, लेकिन उनके पास लिमिटेड है, ठीक है। वो खेती नहीं कर सकते क्योंकि बर्फ़ है वहाँ पे, और बर्फ़ जो है उसकी वजह से वो वहाँ पे खेती नहीं कर पा रहे हैं। तो एनिमल्स के फ्लैश के ऊपर ही वो डिपेंड है, ठीक है। उसको प्रिजर्व करने के लिए अब उन्हें चाहिए मसाले, तो वो अब आएंगे इंडिया के पास, क्योंकि सबसे ज़्यादा मसाले जो है वो इंडिया ही प्रोड्यूस करता था, इसीलिए। तो मसालों के गणों के नाम पे आते हैं, एक तो इंडिया को हम बोल देते हैं और एक इंडोनेशिया को बोल देते हैं। बट कुछ यूरोपियंस जो थे उन्होंने इंडिया के साथ ट्रेड किया। तो चलते हैं अपने आगे। तो वो था एक ओवरव्यू कि क्यों वो आए थे। तो हमें पता चल गया कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, और क्यों आए थे, क्योंकि देखो सारे जो यूरोपियंस थे उन्हें कुछ ऐसी चीज़ चाहिए थी जिससे कि वो अपने फूड को प्रिजर्व करके रख सकें। अब क्या हुआ कि फूड को प्रिजर्व करने के लिए वो इंडिया से ट्रेड तो कर लेते थे, लेकिन यूरोप और इंडिया के बीच में आने वाला जो लैंड है जिसे हम टर्की बोलते हैं, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे कुछ टाइम तक तो वहाँ पे क्रिश्चियन ही रहा करते थे, लेकिन टर्की पर इस्लाम का कब्ज़ा हो गया, यानी कि जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया। तो उन्होंने ईसाइयों को इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करने दिया, ठीक है। तो इनके लिए अब जो लैंड रूट था उसके बीच में क्या आ गया, टर्की आ गया, जिनके ऊपर मुसलमानों का कब्जा है। तो अब वो नहीं कर सकते, ठीक है, ट्रेड नहीं कर सकते वो लैंड रूट से। अब क्या होगा, अब वो लैंड रूट की जगह अब भाई उनके पास खाने के लिए भी लिमिटेड है, ठीक है, उसे भी उन्हें प्रिजर्व करना ज़रूरी है, वरना वो खाएंगे क्या, ट्रेड किए बिना उनका गुजारा भी नहीं हो सकता। तो वो क्या करेंगे, सी रूट ढूंढेंगे। अब तो सबसे पहले पुर्तगालियों का जो आगमन होता है, पुर्तगाली जब आते हैं, आगमन यानी कि उनका अराइवल ऑफ पुर्तगीज़, ठीक है। तो देखो क्या होता है, यूरोप से भारत के लिए एक नया वैकल्पिक मार्ग खोजने की प्रेरणा पुर्तगाली रहे। अब क्या है, जितने भी यूरोपियंस हैं जो ट्रेड कर रहे थे बीच में, अब वो बंद हो गया, ठीक है। क्यों बंद हो गया, क्योंकि टर्की पर इस्लाम के लोगों का कब्जा हो गया। अब वो उन्हें नहीं करने दे रहे उनके साथ ट्रेड, अब कोई दूसरा रूट भी नहीं है। तो वो क्या करेंगे, अब वो सी रूट ढूंढेंगे। अब उनका वैकल्पिक मार्ग यानी कि ऑप्शनल, उसके अलावा जो वो विकल्प में जो मार्ग ढूंढेंगे, सबसे पहले कौन निकला ढूंढने के लिए, सबसे पहले पुर्तगाली यूरोपियन निकले भारत से व्यापार करने के लिए, रूट ढूंढने के लिए। पुर्तगाल के जो राजकुमार थे हेनरी, जिनको नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता था, वो नाविकों को संरक्षण उन्होंने प्रदान किया। नाविक वो होते हैं जो नाव चलाने वाले होते हैं, ठीक है। तो जो नेविगेटर जिन्हें कहा जाता था, पुर्तगाल के ही राजा थे हेनरी, उन्होंने जितने भी नाविक थे यानी कि जो नाव चलाने वाले थे उनको संरक्षण दिया और उन्हें वैज्ञानिक रूप से नौ संचालन में प्रशिक्षित किया। राजा जॉन द्वितीय के संरक्षण में बार्थोलोमियो डियाज 1487 ईस्वी में अफ्रीका के दक्षिणी छोर उत्तराशा अंतरीप केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो नेविगेटर थे, हेनरी नेविगेटर के शासन काल में थे, जो पुर्तगाली थे, उन्होंने नाविकों को संरक्षण दिया और वो वैज्ञानिक रूप से नौ संचालन में उन्हें ट्रेंड किया। लेकिन जब राजा जॉन द्वितीय आए पुर्तगाल में, तो उनके संरक्षण में बार्थोलोमियो डियाज 1481 में निकला तो सी रूट खोजने के लिए, लेकिन वो दक्षिणी छोर उत्तराशा अंतरीप हिंदी में बोलते हैं और केप ऑफ गुड होप इंग्लिश में बोलते हैं,
ठीक है, केप ऑफ गुड होप तक ही पहुंच पाए, इसके आगे वो नहीं गए। अब क्या होता है, पहले हमारे बार्थोलोमेव डियाज गए, उसके बाद हमारे वास्को डी गामा गए। आपने सुना भी होगा फर्स्ट सी रूट जो है वो वास्को डी गामा ने खोजा। ठीक है, तो अब क्या है 1487 में बार्थोलोमेव डियाज तो केवल केप ऑफ गुड होप तक ही पहुंच पाए। उसके बाद जो वास्को डी गामा है, अब वो सी रूट उन्होंने वो यात्रा के लिए निकल गए भारत के लिए, और अंतरीप पार करके, अंतरीप यानी कि केप ऑफ गुड होप जहाँ तक ये बार्थोलोमेव डियाज पहुँचे थे, अब इन्होंने इसको पार करके भारत के केरल के तट पर स्थित कालीकट वो पहुंच गए 1498 में। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है कि 1498 में वो कहाँ पे पहुँचे, तो इंडिया पहुंच गए थे केरल के तट पर स्थित कालीकट में। तो वहाँ पे 1501 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। तो मैं आपको बता देती हूँ 1498 में उन्होंने सी रूट खोज लिया। सी रूट खोजने के बाद वो केरल गए, केरल के कालीकट पर स्थित के तट पर स्थित है कालीकट, वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ पे जाके वहाँ के जो राजा थे उन्होंने उनका स्वागत किया, और तब तो गए थे वास्को डी गामा इंडिया में 3 बार आए और 3 बार उन्होंने भारत के साथ ट्रेड किया। ठीक है, जो इसके मतलब तीसरी बार जब वो आए थे तो उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी मच्छर के काटने से, एक मलेरिया की बीमारी से। ठीक है, तो 1501 में जब वो आए थे वास्को डी गामा, तो वो दोबारा भारत आए। पहले वो 1498 में रूट खोजते हुए आए थे, फिर वो दोबारा 1501 में आए। ठीक है, और उन्होंने कान्नूर में फैक्ट्री स्थापित की। जब वो दूसरी बार आए, देखो जब वो पहली बार आए थे ना, उन्होंने 60 टाइम्स प्रॉफिट कमाया था इंडिया से ट्रेड करके। तो उनके मन में लालच आया कि मुझे 60 गुना प्रॉफिट मिला है, तो वो दोबारा इंडिया आए 1501 में, और उन्होंने कन्नानूर या फिर कोचीन में फैक्ट्री खोल ली। और अरब के व्यापारियों के विरोध के बावजूद पुर्तगाली लोग कालीकट, कोचीन, कान्नूर में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में समर्थ हुए। अब क्योंकि अरब के जो व्यापारी थे, भारत के साथ जो अरबी लोग व्यापार करते थे, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि जो पुर्तगाल हैं वो अपनी फैक्ट्री ना स्थापित करें, लेकिन फिर भी वो कालीकट, कोचीन, कन्नानूर में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में समर्थ हो गए। फिर बात आती है, अब देखो क्योंकि जो पुर्तगाली लोग अब क्या कर रहे हैं, पोर्तुगीज़ लोग अब अपना धीरे धीरे एक एम्पायर स्थापित करने में समर्थ हो रहे हैं। ठीक है, पहले उन्होंने फैक्ट्री खोल ली। अब फैक्ट्री खोल ली तो लोग क्या करते हैं, अब जब इन्हें यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की वजह से वो बार बार कौन आए कौन जाए, वो ज़्यादातर लोग यहीं पे आके बसने लगते हैं पुर्तगाल के, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है उन्हें। ठीक है, तो अब पुर्तगाल के लोग यहाँ पे रहेंगे तो उनको कोई एडमायर करने वाला भी होना चाहिए, उनको कोई लीड करने वाला भी होना चाहिए, तो इनके फिर लीडर भी बनने लगे। तो जो डी अल्मीडा है 1504 से 1509 को भारत का पुर्तगाली उपनिवेश का पहला वायसराय नियुक्त किया, और उसकी मृत्यु के बाद अल्बुकर्क बना 1509 से 1515 तक। द्वितीय वायसराय पहला वायसराय डी अल्मीडा और द्वितीय वायसराय अल्बुकर्क। फिर बात आती है, वह एक महान विजेता था। देखो पहला जो वायसराय है वो तो डी अल्मीडा है, लेकिन जो दूसरा है अल्बुकर्क, इसको बहुत ज़्यादा मेन माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि जो पुर्तगाली है, ठीक है, उनका शासन स्थापित करने में या उनको बहुत लंबे टाइम तक चलाने में इसका बहुत बड़ा हाथ था। इसने बहुत सारी चीज़ की उनके लिए। वो भारत का वो एक महान विजेता था, उसने बहुत सारी चीज़ें जीती। 1510 में पहले तो उसने गोवा पर अधिकार कर लिया, जो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का मुख्यालय बन गया। ठीक है, तो याद रखना, फैक्ट्री खोली कान्नूर, कोचीन में, और मुख्यालय बन गया गोवा में, जो कि 1510 में जिस पर अधिकार किया था अल्बुकर्क ने फिर कोचीन में एक किला बनवाया, जहाँ पे फैक्ट्री खोली थी वहाँ किला भी बनवाया। सुदूर पूर्व मलक्का को जीत लिया। 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी में स्थित हॉर्मुज द्वीप पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क ही भारत के पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। पुर्तगालियों ने 1534 ईस्वी में दीव दमन बसाई। 1538 में दमन पर विजय प्राप्त की। उन्होंने गोवा में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति भी प्राप्त कर ली। तो आप इसे एक चीज़
देखिए आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। पहले उन्होंने फैक्ट्री स्थापित की, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने गोवा को अपना जीता, गोवा को जीत के उन्होंने उसको मुख्यालय बनाया। फिर गोवा में भी धीरे धीरे फैक्ट्री स्थापित की, दीव दमन बसई इनको अपने अधिकार में लिया, ठीक है। और इसके बाद अपनी सरकार बनाने का भी इन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया था। मतलब धीरे धीरे इनका जो साम्राज्य था वो बढ़ता जा रहा था। लेकिन लास्ट में आके क्या हुआ, ये अराजकता के केंद्र बन गए, यानी कि यहाँ पे बुरे काम होने लगे और समुद्री लुटेरों के ये अड्डे ज़्यादा बन गए थे। मतलब ये एक लेवल तो ऊपर चढ़े थे सक्सेस का, बट धीरे धीरे आके ये भी डिक्लाइन की तरफ पहुँच गए थे। जैसे जैसे ब्रिटिशर्स का आगमन आने का टाइम हो रहा था, ये अपने डिक्लाइन होने लगे थे। और जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इन्हें बिल्कुल ही नीचे धकेल दिया। भारत में पुर्तगाली व्यापारियों की सफलता ने यूरोप में अन्य देश भी, अब देखो ये कह रहे हैं कि जो भारत में पुर्तगाली व्यापार है, पुर्तगाली पहले आए, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, ठीक है। अब जब सब दूसरे यूरोपियंस ने देखा कि पुर्तगाली इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं भारत के साथ, ठीक है, भारत के साथ व्यापार करने से उन्हें इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो दूसरे जो यूरोपियन देश हैं उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हम भी भारत के साथ ट्रेड करें। तो इस वजह से क्या हुआ, वो भी दूसरे देश के लोग भी आने लगे भारत में। सी रूट तो खोज ही चुका था, तो उसी सी रूट से होके सब आने लगे भारत में। यूरोप के अनेक शक्तिशाली देशों ने व्यापारिक कंपनियां स्थापित की भारत में आके, जिन्होंने व्यापारियों के लाभांश के माध्यम से पर्याप्त पूंजी एकत्रित कर ली। इन व्यापारिक कंपनियों को अपने देश की सरकारों का सहयोग प्राप्त था। इस प्रकार 17वीं शताब्दी में इंग्लिश, डच, फ्रेंच, डेनिश कंपनियां स्थापित की गई। कालांतर में यूरोपीय प्रतिस्पर्धी भी पूर्वी व्यापार में सम्मिलित हो गए। तो ये था पुर्तगालियों का आगमन, ठीक है। सबसे पहले आपके पुर्तगाली आए, तो पुर्तगालियों का आगमन ये था। तो सबसे पहले जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है वो अराइवल ऑफ यूरोपियन से ही शुरू होती है, कि किस तरीके से यूरोपियंस आए। यूरोपियंस में मैंने आपको बताया कि सारे लोग आते हैं, पुर्तगाली हों या आपके ब्रिटिशर्स हों, फ्रांस के लोग हों, कोई भी हों, ठीक है। तो सबसे पहले जो आते हैं वो पुर्तगाली आते हैं। तो हमने पुर्तगाल का आज पढ़ लिया कि पुर्तगाली लोग कैसे आए, क्यों उनका आगमन हुआ, कैसे कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। तो हमने देखा कि एक तरफ से जो पुर्तगाल लोग थे, सबसे पहले वो इंडिया की तरफ आए। उन्होंने इंडिया का सी रूट सबसे पहले खोजा। वास्को डी गामा से पहले भी बार्थोलोमेव डियाज आए थे, वो केप गुड ऑफ केप होप तक आके रुक गए। लेकिन जो वास्को डी गामा थे वो उसको पार करके, केप ऑफ गुड होप को पार करके वो उन्होंने इंडिया को खोज निकाला, ठीक है। और जब वो आए उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, तो वो बार बार आए। फिर उनकी मृत्यु हो गई, तो अब धीरे धीरे लोग जो थे यहाँ पे इनकी फैक्ट्रियाँ बनने लगी। इन्होंने अपने गोदाम यहाँ पे बनाने शुरू कर दिए, इनकी फैक्ट्री बनने लगी, मुख्यालय बन गया इनका, वायसराय बनने लगे। तो इनका एक अच्छा एम्पायर बनना शुरू हो गया। बट धीरे धीरे क्या था, इनके जो क्षेत्र थे, जहाँ जहाँ पर इनका कब्जा था, जहाँ जहाँ पर ये रहते थे, वो अराजकता का केंद्र बन गए। तो ये डिक्लाइन की तरफ होने लगे। और जब ब्रिटिशर्स आए तो इन्होंने पूरा इनको धकेल दिया नीचे, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिशर्स के सामने तो ऐसी पावर थी उनके पास कि कोई भी नहीं रुक पाया था उनके सामने। तो आज हमारा पुर्तगाली ख़त्म होता है, अराइवल ऑफ पोर्तुगीज़। अगले में आते हैं हम डच लोगों को लेकर। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी बाकी सीरीज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, जिससे कि वो भी एक अच्छी नॉलेज ले सकें।